दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं नमस्कार, ABP न्यूज़। मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां विचारों की स्वतंत्रता है, वहां भाषाई मर्यादा भी एक सामाजिक जिम्मेदारी है। लेकिन सियासत का गिरता स्तर वाकई में समाज को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि हम नैतिक रूप से कहां तक गिरते चले जाएंगे। पिछले बुधवार को बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर अपशब्द कहे गए। कांग्रेस के मंच से उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी गईं। लेकिन इस घटना के 7 दिनों के बाद भी कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने इस पर खेद जताने, माफी मांगने या गलती कबूलने की जहमत नहीं उठाई। आज बिहार की महिलाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सब्र टूट गया। माता, बहन, बेटी, पीड़ा, अपमान, तकलीफ, कल्पना, संसार जैसे शब्दों का जिक्र करके प्रधानमंत्री ने अपनी वेदना जाहिर की। आज प्रधानमंत्री ने मां की गाली पर विपक्ष को जबरदस्त घेरा। मां बहनों से अपमान के बदले की बात कही। जो मां इस दुनिया में अब नहीं है, उनको घसीटे जाने पर पीएम ने अपनी पीड़ा देश के सामने रखी। अपने भाषण में मोदी ने मां शब्द का जिक्र तकरीबन 52 बार किया। माताओं और बहनों का जिक्र 24 बार आया। गाली शब्द उन्होंने 12 बार बोला। अपमान और पीड़ा शब्द का इस्तेमाल भाषण में 6-6 बार किया गया। पीएम ने जिस तरह से अपना दुख जाहिर किया, उसको सुनने के बाद यही समझ में आता है कि मां को लेकर कहे गए अपशब्द प्रधानमंत्री के सीने में शूल की तरह चुभ रहे हैं। आज जब सैकड़ों महिलाओं के सामने अपने अंदर के छिपे दर्द को उन्होंने साझा किया, तो कार्यक्रम में मौजूद लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए। खुद पीएम मोदी भावुक दिखे। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल आंसू पोंछते हुए कैमरे में कैद हुए। उनके पीछे बैठी महिला भी रोती हुई नजर आई। देश के 140 करोड़ की आबादी का नेतृत्व करने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस पीड़ा को आप भी सुनिए। मां ही तो हमारा संसार होती है। मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। राजनीतिक मंचों पर आरोप प्रत्यारोप आम बात है। मुद्दों पर सहमति असहमति लोकतंत्र में हर किसी का अधिकार है। चुनावी सभाओं में नेता एक दूसरे के खिलाफ तार्किक बयानबाजी करते हैं, लेकिन जब बात व्यक्तिगत स्तर तक पहुंच जाती है, खासकर किसी नेता और उसमें भी देश के प्रधानमंत्री की मां के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग होता है, तो ये लोकतंत्र की गरिमा को न सिर्फ ठेस पहुंचाता है, बल्कि उन राजनीतिक और सामाजिक मूल्यों को भी अपमानित करता है जिनमें शिष्टाचार, मर्यादा और मातृ सम्मान को शीर्ष पर रखने की परंपरा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड के कार्यक्रम में 36 मिनट तक अपनी बात कही। इस भाषण में उनका दर्द छलका, उनकी पीड़ा दिखी। उनके अंदर दबे भावनाओं का ज्वार देश के सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरी मां को गाली दी गई, मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। अपमान मेरी मां का नहीं, बिहार की मां, बहन, बेटी का अपमान है। जितनी पीड़ा मेरे अंदर है, उतनी ही तकलीफ बिहार के लोगों के दिल में है। दुख साझा कर रहा हूं ताकि पीड़ा झेल पाऊं। मां का स्थान देवी देवताओं से ऊपर माना जाता है। इस अपमान की भरपाई बिहार के हर बेटे की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री के एक एक शब्द में दर्द है, हर शब्द में तकलीफ है। बिहार के हर मां को
बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूं इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। मैंने पहले भी कहा कि लोकतंत्र में असहमति होना स्वाभाविक है। सवाल उठाइए, आलोचना कीजिए, लेकिन क्या उस आलोचना का स्तर मां बहन की गालियां होंगी? तो इसका जवाब है कतई नहीं। ये देश गांधी नेहरू का देश है, जेपी का है, कलाम का है, अटल बिहारी वाजपेयी का है। हमारे देश ने नेताओं को देखा है जो तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ लड़ते थे, मर्यादा में बोलते थे। उनकी कही गई बातों का दूर तलक असर होता था, आज भी होता है, और कभी भी किसी विरोध को ये व्यक्तिगत नहीं मानते थे। गाली देना बुज़दिली की निशानी है, मानसिक रूप से कमजोर होने की पहचान है, और किसी की मां के लिए गाली देना ये तो समाज में कलंक की तरह है, इंसानियत के नाम पर धब्बा। प्रधानमंत्री चूंकि बिहार की महिलाओं को संबोधित कर रहे थे, उनके सामने अपना दर्द साझा कर रहे थे, तो उन्होंने भोजपुरी में भी अपनी बात रखी। माई के बिना तो कवनो जिंदगी भी ना पनप सकेला। एही से तो बारी माई महान। इसलिए साथियों, कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है। ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। बीते 27 तारीख की बात है, बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी। जाले विधानसभा क्षेत्र से जब राहुल गांधी निकल रहे थे, तो एक जगह कांग्रेस के नेताओं ने इनके स्वागत का मंच सजाया। उसी मंच से प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहे गए, गालियां दी गई। सत्ताईस अगस्त का ये वीडियो है। अगले दिन ये वीडियो वायरल हुआ। देश की सियासत में उसके बाद बवाल मच गया। शहर शहर बीजेपी के कार्यकर्ता, समर्थक सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया। पटना में प्रदर्शन के दौरान सड़क युद्धभूमि में बदल गई। आरजेडी कांग्रेस के जिस मोहम्मद रिजवी नाम के समर्थक ने प्रधानमंत्री को अपशब्द बोले थे, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि इस मुद्दे पर राजनीति का स्तर इतना ज्यादा गिर गया है कि कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने एक शब्द की आलोचना नहीं की। यहां तक कि प्रियंका गांधी, जो कि दरभंगा में यात्रा के लिए भी गई थी, एक महिला भी हैं, उन्होंने भी एक शब्द इस पर नहीं बोला। विचारों में भिन्नता किसी भी लोकतंत्र की खूबी मानी जाती है, लेकिन भाषा की मर्यादा का पालन करना उसकी आत्मा होती है। आप किसी से सहमत नहीं हैं तो उसकी आलोचना होनी चाहिए, जरूर कीजिए, लेकिन उसका स्तर ऐसा बिल्कुल ना हो कि सभ्यता, संस्कार और संस्कृति की दीवार टूट जाए, लोक लाज खत्म हो जाए। राजनीति में मतभेद को मर्यादाहीन बनाने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती। और मां तो मां होती है, चाहे किसी की भी मां हो। हर बेटी की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी मां से बेहद प्यार करते थे, प्यार करते हैं। उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं है। 16 दिनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। पीएम मोदी अपनी मां से आशीर्वाद लेने हर साल अपने जन्मदिन के मौके पर गुजरात जाते रहे थे। एक दुलारे बेटी की तरह उनके पैर छूते, उनके साथ जितना भी वक्त मिलता वो अपना समय बिताते। प्रधानमंत्री की मां के साथ की ये पुरानी तस्वीरें हैं। पीएम ने कई मौकों पर इसका जिक्र भी किया है कि कैसे संघर्षों के साथ उन्हें और उनके भाइयों को मां ने बड़ा किया। आज भी बिहार की मां बहनों के साथ बात करते हुए पीएम ने मां के संघर्षों को याद किया, जो यकीनन हर गरीब मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। मां सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, एक भावना है। वो चाहे किसी आम घर की मां हो या फिर किसी नेता की हो, सांसद की हो या फिर प्रधानमंत्री की।
माँ तो माँ होती है। हम सब अपने देश को भारत माँ कहते हैं। अब इसी महीने नवरात्र का त्योहार शुरू होने वाला है। देश भर में धूमधाम से देवी माँ की पूजा होगी। अगले महीने दिवाली है। फिर बिहार में लोक आस्था का महापर्व छठ भी मनाया जाएगा। छठी मैया की पूजा अर्चना की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मां के अपमान की भरपाई बिहार के हर बेटे की जिम्मेदारी है। आज से 20 दिन बाद नवरात्रि शुरू हो रही है और 50 दिन बाद छठी मैया की पूजा होगी। छठ का पर्व मनाया जाएगा। मैं बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। हर मां बहन को मैदान में उतर करके उनसे जवाब मांगना चाहिए। हर गली मोहल्ले में से एक ही आवाज आनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। प्रधानमंत्री ने आज जो पीड़ा जाहिर की है, उसके बाद अब ये गालीकांड ही इस वक्त बिहार का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। बीजेपी और जेडीयू के नेता जहां आरजेडी और कांग्रेस पर हमलावर हैं, वहीं विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा कि अब इस विवाद से बाहर कैसे निकलें। पहले बीजेपी नेताओं को सुने। पूरा बिहार और बिहार के धरती को शर्मसार करने का काम जिस तरीके से इंडी गठबंधन के मंच से हुआ है, और आज तक राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और नेता को एहसास भी नहीं है कि मां क्या होती है, हमारी मां बहन का क्या सम्मान है समाज में। आज पूरा बिहार इस बात से शर्मसार है। सार्वजनिक जीवन में जिनकी मां की मृत्यु हो गई हो, उनको इस तरह का गाली कोई राजनीतिक संगठन दे, इससे बड़ा दुर्भाग्य या लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाली घटना दूसरी नहीं हो सकती। राहुल तेजस्वी के पार्टी के लोग के किस नेता के चेहरे पर शर्म का भाव नहीं, कोई माफी नहीं मांगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जंगल राज की अराजकता उत्पन्न करने वाले की जामात है। बिहार के लोग बहुत आक्रोश में हैं। बिहार की माताएं बहनें बहुत आक्रोश में हैं, क्योंकि जिस तरह एक माँ को गालियां दी गई, तो एक एक महिलाएं, एक एक बहनें गुस्सा में है। इस गुस्सा के चुन चुन कर पूरे बिहार के लोग बदला लेंगे। बीजेपी महिला मोर्चा ने 4 सितंबर यानी परसों गाली कांड के खिलाफ बिहार बंद का ऐलान किया है। बीजेपी के कार्यकर्ता देश के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन भी कर रहे हैं। यूपी, एमपी, राजस्थान के कई शहरों में बीजेपी समर्थकों ने जुलूस निकाला है। जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के पुतले फूके। कांग्रेस और आरजेडी के शीर्ष नेता इस पूरे विवाद पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, लेकिन आरजेडी के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वाले झूठ की राजनीति कर रहे हैं। गाली प्रधानमंत्री जी को किसने दिया? वो कोई राजद और कांग्रेस का या गठबंधन का कोई नेता तो नहीं है। जिस मंचों पर कोई गया नहीं, मिथ्या एक नैरेटिव एस्टैब्लिश कर करके आप चाहते हैं कि किसी पर हम आरोप लगाएं। कि भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन, भ्रम और धर्म की ही राजनीति कर सकती है। उनको बिहार और बिहार की जनता से, बिहार के जनता के हितों से कोई मतलब नहीं है। और स्पष्ट रूप से नाथूराम गौडसे की नीतियां बिहार में तब तक नहीं चल सकती है जब तक महात्मा गांधी के विचारों वाले जिंदा हैं। अब सवाल यह है कि इस गालीकांड का बिहार चुनाव में क्या असर होगा। क्या बिहार का चुनावी एजेंडा पीएम मोदी ने आज सेट कर दिया है? इतिहास गवाह है कि मोदी के खिलाफ निजी हमले हमेशा से विरोधियों को भारी पड़े हैं और बिहार की चुनावी हिस्ट्री कहती है कि महिला वोटरों के साथ मोदी नीतीश की केमिस्ट्री हिट है। ऐसे में दरभंगा का ये गालीकांड विरोधियों को
भारी पड़ सकता है। इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। क्या प्रधानमंत्री की पीड़ा ने बिहार का सियासी माहौल बदल दिया है? माँ तो माँ होती है ना, मेरी माँ हो या कोई भी हो, गाली नहीं देना चाहिए। क्या कांग्रेस के मंच से मोदी को गाली देना महागठबंधन का सेल्फ गोल है? 26 तारीख को गाली दी गई थी, उस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की और जिस तरीके से इमोशनल अपील उन्होंने किया है, अब यकीन मानिए बिहार विधानसभा चुनाव इन्हीं मुद्दों पर रहेगा। बिहार के सियासी पिच पर यात्रा के जरिए राहुल गांधी और तेजस्वी की जोड़ी ने जो बढ़त हासिल करने की कोशिश की थी, उस कोशिश को करारा झटका लग सकता है। मोदी ने भावुक होकर चुनावी एजेंडा सेट कर दिया है, बिहार के पुराने जख्म हरे कर दिए हैं। आरजेडी के दौर में जब बिहार में अपराध और अपराधी बेलगाम थे, जब हत्या, फिरौती और बलात्कार सामान्य बात थी, आरजेडी सरकार हत्यारों और बलात्कारियों को संरक्षण देती थी। आरजेडी के उस राज की सबसे ज्यादा चोट किसे उठानी पड़ती थी? बिहार की मेरी माताओं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार की महिलाओं ने ही नीतीश को बार बार सत्ता का ताज पहनाया है। आरजेडी को सत्ता से बाहर करने में महिला वोटरों की अहम भूमिका रही है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि चुनाव का अब असली मुद्दों से भटकना तय है। महागठबंधन की ओर से एक भारी गलती हो गई और अब विधानसभा चुनाव का रुख बदल जाएगा। प्रधानमंत्री ने क्लियर कट अपील किया, उनकी भाषा सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने कहा कि जहां भी मिले वहां विरोध कीजिए। तो विरोध करने का मतलब ये होगा कि अब आपको विधानसभा चुनाव तक सिर्फ और सिर्फ यही मुद्दा गूंजता हुआ नजर आएगा। बिहार के चुनाव को त्रिकोणीय बनाने वाले जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी यही बात कह रहे हैं। बिहार अपने बच्चों को पढ़ रहे गाली और थप्पड़ की चिंता करेगा। हम लोग को मोदी जी किसको गाली दे रहे हैं और मोदी जी को कौन गाली दे रहा है, इससे हम लोग को मतलब नहीं है। जिन महिला वोटरों के दम पर नीतीश सत्ता में आते रहे हैं, उन महिलाओं ने भी कहा है कि गाली का मुद्दा भारी पड़ेगा। अभी चुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान नहीं हुआ है। और माँ के गाली देना है तो अरे उनको माँ के गाली दिया तो सबको माँ की गाली दिया है कि नहीं? तो ये है गलत बात है कि मोदी जी के गाली दिए, माँ को गाली दिए, तो हमको भी माँ के गाली दिए, तो ये गलत बात है दीदी। गाली देना कोई अच्छी बात नहीं। लेकिन विपक्ष ने एनडीए को बैठे बिठाए भावनात्मक हथियार तो थमा ही दिया है। बिहार के विधानसभा चुनावों में महिलाएं किसे वोट देती हैं, उनका वोटिंग पैटर्न क्या है, इसे समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ जरूरी आंकड़े रखने जा रही हूं। साल 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में जहां 51.1% पुरुषों ने वोट किया, वहीं महिलाओं का वोट प्रतिशत 54.5% था, यानी कि पुरुषों के मुकाबले ज्यादा। 2015 में नया कीर्तिमान बन गया। इस चुनाव में बिहार के 53.3% पुरुषों ने वोटिंग की तो 60.5% महिलाओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ये वो चुनाव था जब नीतीश ने सत्ता में आने पर शराबबंदी का वादा किया था। साल 2020 में कोविड की वजह से महिलाओं के मतदान में थोड़ी गिरावट देखी गई, फिर भी 54.5% पुरुषों के मुकाबले 59.7% महिलाओं ने वोट डाले थे। ये सिलसिला 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जारी रहा, जब 53% पुरुषों की तुलना में बिहार की 59.5% महिलाओं ने लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया था। अब जरा उन आंकड़ों को भी गौर से देख लीजिए जिसके जरिए नीतीश बार बार सत्ता की सवारी करते चले आ रहे हैं। 2010 में एनडीए को 39% महिलाओं के वोट मिले थे, तो आरजेडी गठबंधन को 26% महिला वोट मिले। 2015 में नीतीश आरजेडी के साथ चले गए तो इस चुनाव में एनडीए के पक्ष में 33% महिलाओं ने मतदान किया, जबकि 42% महिलाओं ने महागठबंधन को वोट किया था। 2020 में जब नीतीश एनडीए में लौटे तो इस गठबंधन को 38% महिलाओं के वोट मिले, जबकि आरजेडी गठबंधन को 37% वोट हासिल हुए। यहां पर मुकाबला कांटे का हो गया। अब बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या इस बार भी महिला वोटर एनडीए के लिए साइलेंट फोर्स साबित होने वाली हैं?
हमने एक्सपर्ट से इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की है। हाल के दिनों में ऐसा माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता महिलाओं के बीच में शायद घट रही है। ये पॉलिटिकल पंडितों का कैलकुलेशन था, लेकिन जो गाली गलौज आया महागठबंधन की ओर से वोट बचाओ अधिकार यात्रा के दौरान, इस गाली गलौज के माहौल ने महिलाओं को एक बार फिर से नीतीश कुमार और एनडीए की ओर इंटैक्ट कर दिया। और वो महिला वोटर जो नीतीश कुमार के द्वारा गढ़ा गया महिला वोटर था, नीतीश कुमार ने एक वोट बैंक खड़ा किया था, वो वोटर एक बार वो जमात एक बार फिर नीतीश कुमार के साथ उसी तरीके से खड़ी होती हुई दिख रही है। नीतीश कुमार के प्रति महिला वोटरों का झुकाव अचानक से नहीं आया है। नीतीश जब पहली बार 2005 में सत्ता में आए थे, तभी से उन्होंने जमीनी स्तर पर इस वोट बैंक को लेकर काम करना शुरू कर दिया था। इस चुनाव से पहले भी बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। एक एक करके उन योजनाओं के बारे में बता देते हैं। महिलाओं के 35% आरक्षण में डोमिसाइल लागू किया गया है। पुलिस और शिक्षक भर्ती में महिलाओं को फायदा मिलेगा इसका। विधवा महिला पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया गया है। आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि को 1000 से बढ़ाकर 3000 रुपए किया गया है। ममता वर्कर को हर प्रसव के लिए 300 की जगह अब 600 रुपए देने का फैसला लिया गया है। 2,43,000 रसोइयों का मानदेय 1650 रुपए से बढ़ाकर 3300 रुपए कर दिया गया है। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 की प्रारंभिक आर्थिक मदद दी जाएगी। अगर पिछले चुनावों को हम देखें तो बार बार ये साबित हुआ है कि बिहार में महिलाएं नीतीश के लिए एक साइलेंट फोर्स की तरह चुनाव में दिखाई दी हैं। गुड गवर्नेंस की छवि को भी झटका लगा है। अगर नीतीश इन मुद्दों से निपट पाए तो महिला फैक्टर फिर एक बार उन्हें साइलेंट सपोर्ट दे सकती है। तो महिला मतदाता इस बार किसकी बनेंगे भाग्य विधाता? मोदी की मां को अपशब्द कहना, गाली देना क्या इस बार महागठबंधन को भारी पड़ेगा? समय रहते डैमेज कंट्रोल की कोशिश आखिर महागठबंधन के आरजेडी के कांग्रेस के बड़े नेताओं ने क्यों नहीं की? जिस तरह के भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, यकीनन वो राजनीति में गिरते हुए स्तर का परिचायक है। और हैरानी और अफसोस तब और ज्यादा होता है जब बड़े नेता इस मुद्दे पर घनघोर चुप्पी साध लेते हैं। बिहार की हर एक खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। बिहार से आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं मुंबई, जहां पर 5 दिनों से चल रहा मराठा आरक्षण आंदोलन खत्म हो गया है। सरकार के साथ हुई बातचीत सफल होने के बाद मनोज जरांगे ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा की है। आजाद मैदान में 29 अगस्त से आरक्षण के लिए आंदोलन चल रहा था। आंदोलन खत्म होने की घोषणा के साथ ही जरांगे के समर्थक खुशी से झूम उठे। मंच पर रंग गुलाल उड़ाए गए। मनोज जरांगे ने समर्थकों से अपील की है कि वो शांति के साथ मुंबई से अपने अपने घरों की ओर रवाना हो जाए। मनोज जरांगे की तबीयत अभी ठीक नहीं, लिहाजा वो कुछ दिनों तक डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे। आंदोलन खत्म करते वक्त जरांगे की आंखों में आंसू थे। आज दोपहर को सरकार के साथ आरक्षण आंदोलन के प्रतिनिधियों की बातचीत हुई। इसके बाद फडणवीस सरकार के 5 मंत्री जरांगे के मंच पर पहुंचे। मनोज जरांगे से मुलाकात की, सरकार के फैसले के बारे में जानकारी दी। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मनोज जरांगे की 6 प्रमुख मांगे मान ली हैं। एक एक करके उनके बारे में बता देते हैं। हैदराबाद गजट लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें मराठा समुदाय को कुणबी किसान बताया गया है। सतारा के औंध गजट लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें कुछ मराठाओं को कुणबी आरक्षण हासिल है। आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। आंदोलन में मारे गए परिवारों को, जो उनके परिजन मारे गए हैं, उनके परिवारों को 15 करोड़ की मदद और सरकारी नौकरी की भी बात कही गई है। 58 लाख कुणबी नोदी ग्राम पंचायत स्तर पर लगाई जाएंगी। वंशावली समिति की कार्य अवधि बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा 2 जो प्रमुख मांगे हैं, उनकी प्रक्रिया को खत्म करने में महीने भर का वक्त लगेगा। इसमें एक मराठा कुणबी को 1 मानने का आदेश है और दूसरा सगे संबंधियों से जुड़े प्रमाण पत्र की छानबीन का है। इन पर अभी अंतिम निर्णय आज नहीं हो पाया। और अब आगे बढ़ते हुए आज का जनहित स्पेशल। एक शहर है जिसे आपको पहचानना है। गौर से इस वीडियो को देखें।
अगर आप ठीक ठाक पैसे वाले हों, बैंक बैलेंस अच्छा हो और ऐसी हाईफाई सिटी में रहना चाहते हैं जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो, बड़े बड़े होटल, 4-4 कदम पर मॉल, मल्टीप्लेक्स, वॉकिंग डिस्टेंस पर फन जोन हो, मेट्रो घर के बाजू से ही मिल जाती हो, सड़क के पार करते ही एयरपोर्ट हो और इन सब के साथ सिटी की लाइफ में एडवेंचर भी हो, तो दिल्ली से सटे इस शहर में आज से ही आप रहने लग जाइएगा। कम से कम साल के 3 महीने तो आपका एडवेंचर आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, इस बात की मेरी गारंटी है। आप ये ना सोचें कि प्रॉपर्टी बेचने की यहाँ पर बात हो रही है। सबसे पहले आपको लोकेशन दिखा देते हैं और पता नोट कर लें। गुरुग्राम की तस्वीरें हैं। जो ओपनिंग पिक्चर आप देख रहे हैं ये एरियल व्यू नेशनल हाईवे नंबर 48 का है। दिल्ली से जयपुर रूट पर जो शानदार सड़क पड़ती है ये वही है। पूरे रूट पर बड़ी बड़ी कॉरपोरेट इमारतें हैं। दूसरी तरफ दिल्ली एयरपोर्ट है। जितने विदेशी आते हैं वो एयरपोर्ट से सीधे इसी हाईवे पर चढ़ते हैं। वैसे तो गुरुग्राम हरियाणा आपको बताते चले गोत्र में आता है, लेकिन शहर की जितनी भी चमक चांदनी है वो सीधे दिल्ली से जुड़ी हुई है। तस्वीर बदलते हैं गुरुग्राम वाले। कल रात कारों की लाइट जलाकर क्या कोई उत्सव मना रहे थे। तस्वीरें देखकर आपको हैरानी हो रही होगी। तो ये कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि महाजाम का उत्सव था, तकरीबन 20 किलोमीटर लंबा। 2020 वर्ल्ड कप के बाद मुंबई में जो परेड हुई थी यह उससे भी लंबी जाम परेड थी। हुआ ये कि सोमवार को जोर की बारिश के बाद गुरुग्राम की सड़कों का मन हुआ कि रोज लोग अपने घर तो जाते ही हैं, क्यों ना आज सड़क पर उनके साथ कुछ वक्त गुजार लिया जाए। फिर क्या था, सड़कों ने नालियों से रिक्वेस्ट की और उन्होंने भी इच्छा का मान रखते हुए फंसी हुई पॉलिथीन और बोतलें नहीं हटाई। इसके बाद पूरे गुरुग्राम ने शाम से रात तक कम से कम 6 से 7 घंटे मुफ्त में वाटर पार्क के मजे लिए। इन सारों के साथ साथ उनकी कारें, स्कूटी, बाइक सबने एंजॉय किया। सब डूबी हुई थी। कई कारों के इंजन ने तो इतना पानी पी लिया कि ठंडे होकर वहीं पर सो गए। आगे चलना उनके लिए मुश्किल होने लगा। 2 घंटे से जाम है। अब मैंने अपना व्हीकल सेक्टर 30 में छोड़ दिया। अब मैं पैदल आया हूँ। एमजी रोड से 17 पे आने में 2 घंटे लगे। 10 मिनट का रास्ता है। 10 मिनट पैदल ही आया हूँ वहाँ से। गुरुग्राम शहर इस वक्त ट्रैफिक जाम से जकड़ चुका है। गुरुग्राम के शहर के अंदर से ये रास्ता आता है और यहाँ पर भी देखिए कि दूर तक जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है वो गाड़ियों की कतार, गाड़ियों का एक रेला जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर्टी बेचने लेने की बात यहाँ पर नहीं हो रही थी, बल्कि गुरुग्राम नाम की ये जो प्रॉपर्टी है उसके जितने भी केयरटेकर हैं प्याज की तरह उन सब के छिलके उतर रहे हैं। देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है, तो फिर क्यों ना गुड़गांव से गुरुग्राम हुए शहर का नाम गोतेग्राम या गुरुजाम रख दिया जाए। क्यों ना स्लोगन बनाए कि जीना हो जाएगा हराम, बारिश में आए तो सही गुरुग्राम। आप इस पर सोचें। आगे हम आपको गुरुजाम के गुरु घंटालों का भी परिचय देंगे। गुरुग्राम का अभी जो आपने ट्रेलर देखा है, शहर के अंदर कॉलोनियों की दूसरी सड़कों की पिक्चर तो अभी बाकी है, लेकिन उसके पहले आइए हम और आप गुरुग्राम के लोगों पर थोड़ी दया दिखाएं, उनसे सहानुभूति के 2 बोल बोलें, क्योंकि गुरुग्राम की पहचान मिलेनियम सिटी और साइबर सिटी की है। गुरुग्राम में दुनिया की 500 फॉर्च्यून कंपनियों में से 250 के बड़े बड़े दफ्तर हैं। गुरुग्राम में बड़ी छोटी कंपनियों के मिलाकर 25,000 से ज्यादा दफ्तर हैं। गुरुग्राम मानेसर बावल बेल्ट देश का सबसे बड़ा ऑटो हब है। गुरुग्राम आईटी और बैंकिंग के साथ बीपीओ कंपनियों का भी केंद्र है। गुरुग्राम का देश की जीडीपी में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का योगदान है। हरियाणा राज्य का 60% राजस्व अकेले गुरुग्राम से ही आता है। हुरून इंडिया की रिच लिस्ट में गुरुग्राम के भी 23 अमीर लोग शामिल हैं। जरा सोचिए कितना पैसा है इस शहर में, उसके बाद भी हालात क्या हैं। घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही सड़क पर बारिश के पानी में करोड़पति हो या फिर कंगाल,
कार वाला हो या साइकिल वाला, सब एक बराबर हो जाते हैं। बारिश सारी रईसी धोकर रख देती है। किस्मत सबको यहां पर बराबर बराबर फंसाती रहती है। गुरुग्राम प्रति व्यक्ति आय में देश में तीसरे नंबर का शहर है। आमदनी में चंडीगढ़, मुंबई के बाद नंबर गुरुग्राम का ही आता है। जरा सोचिए इस शहर की खासियत। गुरुग्राम में फ्लैट की कीमत 1 करोड़ से 190 करोड़ तक है, से भी ऊपर चली जाती है। लेकिन दार्शनिक बनकर सोचा जा सकता है कि गुरुग्राम की हाई फाई कॉलोनियों में भी जब बारिश का पानी घुसता ही है तो इससे छोटी छोटी कॉलोनियां या फिर झुग्गियां क्या बुरी हैं। लाखों की कारें भी जब बकवास सड़कों पर फंसनी ही है तो साइकिल ही ले लेते हैं। अब गुरुग्राम के कचरा सिस्टम की आज सुबह की पिक्चर भी आपके सामने रखते हैं। बारिश के बाद गुरुग्राम की हालत हर साल हम जानते हैं। सेक्टर 17 में चौड़ी चौड़ी सड़कों वाले सेक्टर्स के इस वक्त ये हाल है कि पानी निकालने के लिए कोई जो प्लान है वो कभी बनाया ही नहीं गया। साइबर सिटी गुरुग्राम को औद्योगिक नगरी दिखाने के लिए यहाँ पर कई सारे अंडरपास पैदल यात्रियों के लिए बनवाए गए। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई नाला हो जहाँ से घरों का पानी जाता हो, लेकिन ये नाला नहीं, अंडरपास है। बहुत ज़्यादा था, आज बारिश हुआ बहुत भर गया है। गाड़ी बंद हो जाती है बीच में ही, बहुत दिक्कत होता है आदमी को चलने में। यहाँ पे गुरुग्राम के सेक्टर 109 में मौजूद है और यहाँ की आप हालात देखिए कि किस तरह से सेक्टर 109 की जो पूरी सड़क है, ये पूरी सड़क तालाब बन चुकी है। इतना टैक्स दे रहे हैं तो कहीं तो वो दिखना चाहिए वो पैसा कहाँ जा रहा है। गाड़ियाँ खराब हो गई हैं और इस कारण लोग सड़कों पर ही गाड़ी छोड़कर चले गए। अब लोगों के सामने ऑप्शन ही क्या था? गाड़ी खराब है, उसको कहां तक लेकर जाते? चारों तरफ बस पानी ही पानी। आज गुरुग्राम के स्कूलों में छुट्टी भी कर दी गई थी। कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम कराने को कह दिया गया है। अब सवाल यह है क्या बस यही उपाय बचे हैं सरकारी सिस्टम के पास, या कोई ठोस प्लान है भी? एक जमाना था जब झुग्गियां बेहिसाब फैलती थीं, अब शहर बिना प्लानिंग के फैलते हैं। गुरुग्राम भी इसी का नमूना है। अभी 59 साल का ही हुआ है गुरुग्राम, लेकिन यूं समझ लें कि दांत गिर चुके हैं, कमर झुक चुकी है और बारिश के साथ बिजली कड़कती है तो घुटनों में जोर का दर्द होता है। सरकारें आती जाती हैं, रेवेन्यू मिलता रहता है, लेकिन मजाल है कि सरकार सीजन में एक भी दिन ना डूबने की गारंटी दे दी। जरा सोचिए, कहीं सरकारी तंत्र की सोच तो ये नहीं है कि बड़ी कंपनियां भला कहां गुरुग्राम छोड़कर कहीं और जाएंगी। 25,000 कंपनियों के कर्मचारी झक मारकर नौकरी करने आएंगे ही। सड़कों पर पानी होने से भला कौन फ्लैट बेचकर यहां से चला जाएगा? गुरुग्राम की यह हालत तब है जब नगर निगम ने बीते 9 साल में जल निकासी के नाम पर 500 करोड़ रुपए फूंक दिए हैं। शहर में अंदर झांक कर देखें तो बिल्डिंग है, पर ड्रेनेज सिस्टम उस लायक नहीं है। मॉल्स खोल लिए गए, कॉलोनियां डेवलप कर दी गई, लेकिन ये नहीं देखा कि सीवेज सिस्टम का हाल वहां पर क्या है। आज हमने हरियाणा के सीएम नायब सैनी के ऑफिशियल एक्स हैंडल, सोशल मीडिया हैंडल को खोलकर देखा। उसमें जमाने भर की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पोस्ट हैं, लेकिन गुरुग्राम की दुर्दशा पर हमें एक शब्द भी ढूंढने नहीं मिला। उनसे पहले मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे, वो जरूर कुछ बोले। 2 घंटे की जो वर्षा हुई उसके कारण से पानी भरा है काफी, और उसके कारण से एक बार कोई ट्रैफिक जाम होता है तो इसमें तो लोगों को भी सहयोग करना चाहिए, प्रशासन को, पुलिस को भी उस विषय को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ऐसी जो स्थितियां बनती हैं उस समय जनता को भी समझना चाहिए कि आज हम गाड़ी को कम निकालें, और बहुत से और साधन हैं, मेट्रोज हैं, बाकी से सब हैं, और जिस काम के बिना काम चल सकता है उस काम के लिए भी हमको अपने घर से ही रह करके काम करना चाहिए। 32 मेन सड़कें हैं गुड़गांव में, 13 सड़कों में ड्रेनेज नहीं, जनता डूबी पानी में और सरकार डूबी भ्रष्टाचार में। सिविल इंजीनियर होने चाहिए गुड़गांव में, जो बड़े ओहदे के चीफ इंजीनियर, इंजीनियरिंग महकमों के, वो पद खाली पड़े।
जाहिर सी बात है, सरकार और नगर निगम जिसकी होगी, सांसद और विधायक जिसके होंगे, सवाल उसी से पूछे जाएंगे। और जब तक सवाल नहीं होंगे, लोग यूं ही बारिश के जाम में फंसे रहेंगे, कचरा भी यूं ही फंसा रहेगा, फिर चाहे वो गुरुग्राम की सड़कों का हो या फिर सरकारी सिस्टम के अंदर का। गुरुग्राम की दुर्दशा को बताने के लिए आपने देखा लोग किस तरह से घरों से बाहर निकले। फिलहाल गुरुग्राम से आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं आपको पंजाब। पूर्वी भारत बाढ़ बारिश की चपेट में है, लेकिन सबसे भयावह तस्वीरें पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से आ रही है, यानी कि दूसरी साइड से। इस आपदा का मौजूदा संकट भले ही यहां रहने वाले लोगों पर हो रहा हो, लेकिन आने वाले दिनों में इस आपदा का असर महंगाई के रूप में जरूर हम सभी के ऊपर पड़ सकता है। पंजाब में आधे से ज्यादा 13 जिले बाढ़ के संकट से घिरे हुए हैं। धान की रोपाई कर किसान लहराती फसलों को देखने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बाढ़ किसानों की उम्मीदें बहा ले गई। हिमाचल में मौसम की मार का असर सेब किसानों पर बुरी तरह से पड़ा है। सेब की खेती बर्बाद हो गई। उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से चारधाम यात्रा पर ब्रेक लग चुका है। नैनीताल जैसे बड़े टूरिस्ट स्पॉट भी ठप पड़े हैं। इन तस्वीरों को देख पहली नजर में आपको लगेगा कि ये कोई तालाब है। ये आपकी नजरों का फेर नहीं, कुदरत का कहर है। तस्वीर पंजाब के अमृतसर की है। कुछ दिनों पहले तक यहाँ हरे भरे खेत थे, जिसके बीच से सड़क गुजरती थी, लेकिन अब यहाँ खेत और सड़क को सैलाब निगल चुका है। चारों तरफ लबालब पानी भरा हुआ है। जमीन से निकलकर फसल पानी से ऊपर आ गई है। फसलों से पानी का सैलाब हरे समंदर में तब्दील हो चुका है। बाढ़ से पंजाब के 12 जिले त्राही त्राही कर रहे हैं। 1000 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं और लगभग 1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हुई है। पानी का लेवल जो है इन खेतों में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की ये तबाही यहाँ पे हुई है कि खेतों के खेत जो हैं, हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन जो है, कृषि भूमि जो है, वो पंजाब में अब भी जलमग्न है। और पंजाब जो मेनली जो है एग्रीकल्चर स्टेट है, जहाँ पे किसान जो हैं खेती करते हैं, धान, मक्का और गन्ने की फसल जो है अब जो है खेतों में थी, वो फसल जो है लगभग 1 लाख हेक्टेयर के ऊपर जो है वो तबाह हो चुकी है, क्योंकि वो फसल इतने दिनों से पानी में डूबी है कि उस फसल की रिकवरी जो है वो संभव नहीं है। चारों तरफ बर्बादी का यही आलम है। पंजाब की तस्वीरें आपने देखी। जनहित में आगे बढ़ेंगे और अब बात अमेरिका में हुई उस घटना की जिसने एक बार फिर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका के कनेक्टिकट में एआई की चैटबॉट तकनीकी में फंसकर, एक तरह से इस तकनीकी का गुलाम बनकर एक शख्स ने पहले अपनी मां की हत्या की और फिर खुद भी अपनी जिंदगी खत्म कर ली। अमेरिका के 56 साल के स्टीन एरिक सोइलबर्ग मानसिक बीमारी से जूझ रहे थे। इसी दौरान एरिक ने एआई चैटबॉट को अपना दोस्त मानकर उससे रोजाना कई घंटे बात करना शुरू कर दिया। चैटबॉट ने एरिक के शक को पुख्ता किया और उन्हें कहा कि वो दिमागी तौर पर बिल्कुल स्वस्थ हैं। उनकी मां और आसपास के लोग उनकी निगरानी कर रहे हैं। चैटबॉट से लगातार बातचीत करते हुए एरिक का अपनी मां को लेकर वहम बढ़ता चला गया और आखिरकार गला दबाकर उसने अपनी ही मां की हत्या कर दी और इसके बाद खुद को चाकू मार लिया, खुदकुशी कर ली। पुलिस ने घर से दोनों शव बरामद किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चैटबॉट से बातचीत की वजह से एरिक का अकेलापन और बढ़ता चला गया। एरिक को मां पर शक करने के तरीके बताए और एरिक को हत्या करने के लिए चैटबॉट ने उकसाया था। विशेषज्ञों का मानना है कि यह शायद दुनिया का पहला मामला है जिसमें किसी एआई चैटबॉट ने दिमागी तौर पर बीमार व्यक्ति को इतना उकसा दिया कि उसने हत्या तक कर दी। लेकिन हाल के दिनों में चैटबॉट की ओर से खुदकुशी के लिए उकसाने, अपने जवाबों से निजी संबंधों में शक पैदा करने और उन्हें तलाक की नौबत तक पहुंचाने के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में एआई के इन बढ़ते जोखिम को देखते हुए चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई अब अपने सिस्टम में बदलाव करने पर विचार करने लगी है। आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नजदीकी चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा छाई रही है उन खबरों का
जिक्र करते हुए वो तस्वीरें आप तक दिखाते हैं। इन तस्वीरों ने एससीओ शिखर सम्मेलन की अन्य बड़ी खबरों को पीछे छोड़ दिया। सुबह के वक्त चीन के सबसे बड़े सोशल मीडिया मंच वीबो पर नंबर 1 ट्रेंड था मोदी टेक्स पुतिन कार। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहीं देश के प्रमुख सर्च इंजन बाइडू पर सबसे ज्यादा सर्च टॉपिक था मोदी और पुतिन गले मिले और हाथ में हाथ डालकर बातचीत करते रहे। ये ट्रेंड तब और बढ़ गया जब खबर आई कि राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी का करीब 10 मिनट तक इंतजार किया ताकि दोनों नेता एससीओ सम्मेलन स्थल से अपनी द्विपक्षीय बैठक स्थल तक एक साथ जा सके। इसके अलावा पीएम की चीन यात्रा ने चीनी सोशल मीडिया का ध्यान खींचा। सुबह वीबो पर मोदी चीन को लेकर सकारात्मक हैं ये ट्रेंड कर रहा था और इससे 70 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। दरअसल वीबो को चीन में एक्स की तरह माना जाता है, जो ट्रेंडिंग बातचीत, छोटे मैसेज, वीडियो और रियल टाइम सर्च के लिए एक प्रमुख प्लेटफॉर्म है। बाइडू चीन का सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन है। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर मोदी पुतिन की दोस्ती को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। और यकीनन एक शानदार सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान में वापसी की और चारों तरफ उन तस्वीरों की चर्चा है, खासतौर से शी जिनपिंग और पुतिन के साथ नरेंद्र मोदी की जो सामने आई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।